Think big, trust yourself, and make it happen with Babaji. तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जब कोई चार्ज पार्टिकल घूमता फिरता टहलता हुआ आ जाता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाले हैं। वही वाली बात कि जब तुम बाजू वाले मोहल्ले में घूमने निकलते हो और उसके बाद अंकल आंटी तुम्हें घूर रहे होते हैं और तुम अपना रास्ता बदल रहे होते हो, तो वैसे ही कुछ कहानी हो जाती है बेचारे उस चार्ज पार्टिकल के साथ जो बिना कुछ सोचे मैग्नेटिक फील्ड में अंदर तो आ गया मगर मैग्नेटिक फील्ड ने फिर उसको छोड़ा नहीं और उसका रास्ता बदल दिया। तो चलिए बात करते हैं इन सब पर इस वीडियो में। अब अगर अपन सोचें, सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आता है वो ये आता है कि यार ये चार्ज पार्टिकल पे फोर्स क्यों लगा जब मैग्नेटिक फील्ड थी, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड तो थी नहीं। तो यार एक बात बताओ, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, अगर तुमने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो देखो, हमने जो भी पढ़ा है उन सब में हमने एक ही बात करी कि जब कोई चार्ज मोशन में आएगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब तुम्हारी खुद की मैग्नेटिक फील्ड है, तुम चार्ज पार्टिकल हो और तुम जिस फील्ड में इंटर कर रहे हो उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड है। दो मैग्नेटिक फील्ड जब इंटरैक्ट करेंगी तो क्या होने वाला है आपस में? भाई वो बड़ी वाली मैग्नेटिक फील्ड को तुम हिला नहीं पाओगे। वही वाली बात हो गई, लिए हुए थे तुम अपने साथ में एक ट्रैक्टर और दूसरा वाला जो था वो साइकिल पे था। तुम मैग्नेटिक फील्ड हो और वो बेचारा चार्ज पार्टिकल है और उसने सोचा कि ट्रैक्टर को हिला के रख दूंगा मैं, और वो तेजी से आया और ट्रैक्टर में घुस गया। ट्रैक्टर का कुछ नहीं होने वाला, जो होगा साइकिल वाले का ही होगा। वैसे ही वहां पर आपने एक फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है जिसका कुछ नहीं होने वाला, वो है वहां पर, और एक चार्ज पार्टिकल अंदर एंटर होगा तो ऑब्वियसली चार्ज पार्टिकल पिद्दू सा उसी के साथ जो होने वाला है वो होगा और वो अपने पाथ से डिविएट हो जाएगा। अभी अपन बात करेंगे उल्टे हाथ से बहुत तेज पड़ता है जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालनी पड़ेगी, बट अभी तो हम ये देखें कि फोर्स कैसे लगेगा। तो यार सोचो जरा, अगर एक चार्ज पार्टिकल एंटर होता है v वेलोसिटी के साथ किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैंने कहा था दो फील्ड है, क्रॉस या डॉट अपन बनाते हैं। क्रॉस मतलब अंदर जा रही है, जब तुम ट्रेन को जाते हुए देखते हो तो पीछे क्या देखते हो? क्रॉस का साइन। जब एरो दूर जाएगा तो पीछे से क्या दिखेगा? क्रॉस का साइन। तो जब अंदर जा रही है फील्ड तो क्रॉस, जब बाहर आ रही है तो कुछ नहीं दिखने वाला, वो तो फिर लग गई अपनी, बट हाँ ठीक है, फिर भी तुम्हें क्या दिखेगा? तुम्हें दिखेगा डॉट। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर जा रही है तो क्रॉस, बाहर आ रही है तो डॉट। यहां पर क्रॉस की मैग्नेटिक फील्ड थी, मतलब कि अंदर की तरफ जा रही थी। चार्ज पार्टिकल आया, अगर चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली उस पर जो फोर्स लगने वाला है वो भी ज्यादा लगने वाला है, यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। नंबर 2, वेलोसिटी। ये भी कैसे आया? देखो बेसिकली हमने जितने फॉर्मूले पढ़े हैं ना दोस्तों, एक बहुत काम की बात बता रहा हूं जो कोई नहीं बताएगा, हमने जितने फॉर्मूले पढ़े हैं उन सब में मैग्नेटिक फील्ड करंट के प्रोपोर्शनल थी कि नहीं थी? अब ये सोचो कि करंट के प्रोपोर्शनल थी तो करंट का फॉर्मूला होता है अपने पास चार्ज अपॉन टाइम। भाई चार्ज अपॉन टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज नोन एज करंट। तो चार्ज अपॉन टाइम बच्चों वाला फॉर्मूला अपना 10th वाला। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा होगा, तो इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है तो वो दूसरे वाले से जब इंटरेक्ट करेगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा, पहली चीज। दूसरी बात, अगर टाइम कम लगे तो भाई अगर तेजी के साथ आएगा तो वो जो जिस स्पीड के साथ वो आया अगर वो ज्यादा है तो भाई उसका जो करंट होगा वो ज्यादा होगा क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी ज्यादा हो गया। अगर ऐसा हुआ तो भी मैग्नेटिक फील्ड चार्ज की खुद की ज्यादा है, और जब ये खुद की मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है और दूसरे वाले से टकराएगा जिसका कुछ नहीं होने वाला तो फोर्स इस पर ही ज्यादा लगने वाला है, यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी और with which the charge particle entering in the magnetic field। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब फोर्स आ रहा था और वो जो दूसरी वाली अपनी फील्ड है अगर वो वीक होगी तो फोर्स ही वीक लगेगा, बट अगर वो स्ट्रांग हुई तो फोर्स भी ज्यादा लगेगा। मतलब कि अगर हम बी वाले पॉइंट को भी यहां पर ऐड कर लें तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो आपने पहले से लगा के रखी हुई है, और इन तीनों को अगर आपने कंबाइन कर दिया तो आपके पास फाइनली फॉर्मूला आ जाएगा QVB। अब अगर आप प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और यहां पर खुशखबरी है, और वो खुशखबरी ये है कि ये जो फील्ड है, ये जो K आ रहा है अपने पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये 1 आता है SI सिस्टम के अंदर। तो
तो आपके पास फॉर्मूला आ गया F इज इक्वल टू QVB, दैट्स इट। बहुत संभल कर पढ़ना, साइक्लोट्रॉन सिलेबस में नहीं है मगर F इज इक्वल टू QVB है, और साइक्लोट्रॉन के सारे क्वेश्चन इन्हीं कुछ फॉर्मूलाज से होते थे। तो अगर वो सिलेबस में नहीं है फिर भी इसके क्वेश्चंस आए तो आप ये नहीं कह पाओगे कि वो तो सिलेबस में नहीं था, हमसे कहां पूछ लिया। बस थ्योरी नहीं पूछेंगे साइक्लोट्रॉन की, मगर न्यूमेरिकल जो है वो तो इन्हीं फॉर्मूले पर बेस्ड है और आ सकते हैं, इसीलिए मैंने कहा था बी स्मार्ट, ध्यान रखना। चलिए अब अगर अपन देखें, अभी तो आपने ये कहा था कि बाबा जी फील्ड अंदर है, मैं ऐसे आ रहा हूं, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री था, बट अगर मैं किसी एंगल पर आ जाऊं तो अच्छा, अगर किसी एंगल पर आ जाओ, मान लो भाई कि आप एंगल पर आ गए, मैग्नेटिक फील्ड के साथ आपका एंगल है थीटा, तो आप देखोगे कि यहां पर एक कंपोनेंट तो ये आ रहा है अपने पास v cos थीटा, ये फील्ड की डायरेक्शन में है। जब भी चार्ज, याद करो वो वायर वाला केस, जब चार्ज फ्लो होता था किसी वायर में तो उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती थी, जीरो। जब चार्ज पार्टिकल आएगा किसकी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो उस पर कोई फोर्स लगने वाला नहीं है, क्योंकि उसके एक्सिस के अलोंग तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है यार। तो इस वाले कंपोनेंट पर v cos थीटा पे कोई फोर्स लगने वाला नहीं है, मगर v sin थीटा ये तो है, ये कंपोनेंट तो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अगर ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर है तो फोर्स इसके कारण लगेगा, इसीलिए तुम्हारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा Q इंटू बी, और वेलोसिटी की जगह पर आ जाएगा v sin थीटा, क्योंकि हमें कौन सा कंपोनेंट चाहिए, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट चाहिए। पैरेलल वाला जो फील्ड की डायरेक्शन में, उसके कारण तो कोई फोर्स लगने वाला नहीं है। वही सीधी सीधी बात है यार, तुम अगर अपने पेरेंट्स के या फिर किसी टीचर के कहने पर चलोगे तो वो तुमको क्यों किसी चीज पे डांटेगा, ऑब्स्ट्रक्शन ही नहीं होगा, तुम जिस पाथ जा रहे हो उसी पाथ चलते चलोगे। मगर अगर तुम उनके अपोजिट या परपेंडिकुलर अगेंस्ट जाने की कोशिश करोगे तो ऑब्स्ट्रक्शन होगा। यहां पर फील्ड भी वही कहती है, मेरी डायरेक्शन में आओगे मैं कुछ नहीं कहूंगी तुमसे, तुम निकल जाओ सीधे, बट अगर मुझसे परपेंडिकुलर चलने की कोशिश करी, जो कि अपने वो क्लास में बोलते हैं ना, बड़ा प्रैक्टिकल के नंबर नहीं मिलने वाले अगर तुमने मेरी नहीं सुनी तो बस यही वही होता है कि v अगर आपका परपेंडिकुलर है चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के, तो फिर उस पर फोर्स लगेगा और वो फोर्स हो जाएगा अपने पास QVB sin थीटा। तो ये आ गया अपने पास QVB sin थीटा। अब इसकी ट्रेजेक्ट्री भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लुक है। देखो पहले क्या हो रहा था, आराम से समझना, मैं बनाता हूं यहां पे। पहले क्या हो रहा था, ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड ऐसी थी, और जब चार्ज पार्टिकल यहां से आ रहा था तो चार्ज पार्टिकल ये अपने पाथ से डिविएट हो रहा था ऐसे, तो वो उसी प्लेन में हो रहा था। भाई ये आए, उसने कहा मुड़ जाओ, हमने कहा हो ठीक है भैया मुड़ गए, ऐसे हो गए, या इसी में घूमना शुरू कर सकते थे अपन, ठीक। सो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो था वो एक सर्कल टाइप का दिख रहा था जब परपेंडिकुलर आ रहे थे। अब क्या हुआ, अब आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, ठीक है, और आप जो हो वो किसी एंगल पर आ रहे हो, तो दो कंपोनेंट निकले थे, एक cos थीटा वाला, एक sin थीटा। साइन थीटा वाला घूमने की बातें करेगा, साइन थीटा वाला कहेगा घूमो, तो वो घूम रहा है बेचारा, मगर cos थीटा कहेगा आगे जाओ, क्योंकि v cos थीटा पहले नहीं था, पहले जीरो था जब परपेंडिकुलर आए थे, मगर अब v cos थीटा भी है, तो v cos थीटा आगे लेके जा रहा है। अब तुम सोचो कि तुम किसी चीज को घुमा रहे हो और तुम्हारा दोस्त उसको आगे लेके जाए, तो वो स्पाइरल टाइप का बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? जी हाँ, स्पाइरल बन जाएगा। तो यहां पर गौर से देखो, ये मैंने हाईलाइट किया है, v cos थीटा मैग्नेटिक फील्ड में आगे लेकर जा रहा है क्योंकि वो पैरेलल था, उस पर फोर्स नहीं था, मगर v sin थीटा पर फोर्स था तो उसकी वजह से घूम रहा है, मगर v cos थीटा उसको आगे लेके जा रहा है तो वो घूमता हुआ आगे जा रहा है। मतलब कैसा स्पाइरल शेप हो गया, ये पूछा जा सकता है कि अगर किसी एंगल पर आता है तो उसका शेप कैसा होगा, उसका ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी, तो वो ट्रेजेक्ट्री होगी स्पाइरल। और अगर सिर्फ परपेंडिकुलर आ रहा है, कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही नहीं है, तो सर्कुलर। ध्यान रखना इस बात को, बहुत आराम से, बिल्कुल सिंपल शब्दों में मैंने तुम्हें इसको समझा दिया। अब अपने पास आगे जो बातें होती हैं वो होती हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल अंदर आया तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। तो भैया एक बात बताओ, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है यार इसका, कि आप गुस्से में होते हैं या पापा गुस्से में हो या टीचर गुस्से में, एक उल्टे हाथ का पड़ेगा, ऐसे ही बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? मतलब आपन से बोलते हैं उल्टे हाथ का पड़ेगा, तो मैं एक बार सोच रहा था यार ये बोलते हैं उल्टे हाथ का पड़ेगा, इसका मतलब है कि यार उल्टे हाथ में फोर्स ज्यादा होगा, है ना? क्योंकि अपने पास अब दो रूल आने वाले, एक होगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, एक होता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। दिखने में दोनों एक जैसे, चीजें एक ही जैसी हैं, मगर एक में अननोन अलग होता है, एक में अननोन अलग होता है। जब अपन EMI पढ़ेंगे तो उसमें जरूरत पड़ेगी राइट हैंड की।
तो भाई इसीलिए ये इसको ऐसे याद रख लो। लेफ्ट हैंड का क्या मतलब हुआ, लेफ्ट हैंड से पड़ता है तेज, मतलब भाई फोर्स ज्यादा होता होगा लेफ्ट हैंड में, इसका मतलब है, और जितने लेफ्टी होंगे वो कितने खुश हो रहे होंगे, हाय हाय अपना तो फोर्स वाला ही हैंड तेज चलता है, जैसे राइटी का भी चलता है ना, फोर्स तो हर जगह चली जाता है। खैर सो अपन यहां आ जाओ। सो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, घर में सब कुछ सेटल करना है ना, तो सिर्फ एक ही इंसान को सेटल करके रखो, जो मुझे लगता है वो है मम्मा। अगर मम्मी को सेट करके रखा है ना, तो पापा ऑटोमेटिकली, मम्मा समझा देती हैं उनको। ठीक है, घर में सारी चीजें मैनेज रहती हैं, पापा जॉब पे चले गए, घर में माहौल जो बनाने वाला है वो मम्मा है। ठीक, सो इसका मतलब है, अब आराम से समझो, लेफ्ट हैंड से फोर्स निकलता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड से फोर्स निकलेगा चार्ज पार्टिकल पे, ये दिमाग में बैठा दिया मैंने तुम्हारे। अब अगर अपन देखें यहां पर, तो अगर तुम अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से स्ट्रेच करो कि थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो, तो अच्छे से देखो, अगर फोर फिंगर डायरेक्शन ऑफ दे रही है मैग्नेटिक फील्ड, अगर मिडिल फिंगर दे रही है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज या करंट, अगर चार्ज जा रहा है तो चार्ज की बात करो, करंट जा रहा है तो करंट, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन। ठीक है, और नेगेटिव वाले पर ऑपोजिट हो जाएगा फोर्स अपने पास, बट ठीक है। सो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, तो थंब आपको देगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फादर मदर चाइल्ड, ऐसे याद रखो, देखो फिर से, फादर मदर चाइल्ड, एफ फॉर फोर्स, मदर, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, सी चाइल्ड फॉर करंट, और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज। सो मैंने क्या कहा, कभी भी तुमको फोर्स निकालना है तो सबसे पहले किसको फिक्स कर लो, सबसे पहले फिक्स कर लो मैग्नेटिक फील्ड को, मदर, घर सेट, कोई टेंशन ही नहीं। फिर अपने हाथ को, जैसे सपोज करो अभी ये जो तुम्हारे सामने डायग्राम है, इस डायग्राम में मैंने क्रॉस की मैग्नेटिक फील्ड बनाई है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड हो गई अंदर की तरफ, तो मैंने देखो अपनी जो फोर फिंगर है उसको अंदर की तरफ ओपन किया। अब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, चार्ज किस तरफ आ रहा है, इस तरफ। अब मैं अपने हाथ को ऐसे घुमा सकता हूं, क्यों, क्योंकि मैंने मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स कर दी, मगर बस अब इसको ऐसे और ऐसे नहीं कर सकता, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स। अब चार्ज कहां जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो मिडिल फिंगर को ऐसे ओपन करो कि जिस डायरेक्शन में चार्ज जा रहा है वो उस डायरेक्शन में आए। तुम लोग मेरे साथ कर रहे हो, है ना, और करो नहीं तो भूल जाओगे। और फिर थंब को ओपन करो, थंब कैसा आया, अपवर्ड्स, इसका मतलब है फोर्स लग रहा था अपवर्ड्स। तो भाई सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट्स इट, कहानी खत्म हो गई दोस्तों, आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आ गया। अब लोग कहेंगे इसको लिख लो, इसको रट लो, अरे रटने की क्या जरूरत है यार, सिंपल सा है, लेफ्ट हैंड से थपड़ा तेज पड़ता है, फोर्स ज्यादा होता है, मतलब फोर्स। सो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। स्ट्रेच योर थंब, forefinger and middle finger such that they are mutually perpendicular. If forefinger represents the direction of magnetic field, middle finger represents the direction of current, then thumb will give you the direction of force. कहानी खत्म हो गई, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ओवर। लिख लोगे तुम आराम के साथ, अभी बाई चांस आ भी गया तो। चलिए, अब ये तो हो गया फोर्स की बात। अब अपने पास आता है कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को एंटर करेंगे तो वो घूम रहा है, आपने कहा परपेंडिकुलर आया तो घूमा, तो कोई ना कोई सर्कुलर मोशन जब कर रहा है तो उसकी रेडियस होगी ना। हाँ भाई होगी रेडियस, आप रेडियस निकाल के लाओ, हमें रेडियस बताओ, न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे इसके। ठीक है, लो भाई न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अब उसके लिए अपन को रेडियस निकालनी पड़ेगी, चलो रेडियस निकालते हैं। चलो, तो रेडियस की कैलकुलेशन में तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना है कि फोर्स कैसा लग रहा है। तो देखो भाई, अगर ये फील्ड थी और ये डायरेक्शन ऑफ चार्ज थी तो ये फोर्स था। फोर्स हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन से परपेंडिकुलर है। अगर ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है तो फोर्स उससे परपेंडिकुलर है। अगर ऐसा है तो देखो यार, अगर मैं सपोज करो मेरा चार्ज पार्टिकल घूमा तो फोर्स तो हमेशा उससे परपेंडिकुलर रहेगा ना। और पुराने वाले अपने पाप याद कर लो जो 11th वाले थे। अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरे पास एक सर्कल है, अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है और ये एक चार्ज पार्टिकल है मास m का जो घूम रहा है, तो ये जो फोर्स है वो हमेशा इसके मोशन से परपेंडिकुलर रहेगा, मगर इसका मतलब है टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा। और भाई घूमने के लिए जिस फोर्स की जरूरत होती है वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। भाई बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के कोई नहीं घूम सकता, 11th के पुराने पाप। और जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है वो सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करता है। तो यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है सेंटर की तरफ, मोशन से परपेंडिकुलर। मोशन से परपेंडिकुलर है तो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, यानी कि
आपका जो फोर्स है QVB, ये QVB आपको प्रोवाइड करने वाला है कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। भैया V को V से कैंसिल कर दो, रेडियस का फॉर्मूला दौड़ता भागता चमकता हुआ आ रहा है mv डिवाइडेड बाय QB। तो योर फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ ऑर्बिट और रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाथ इज इक्वल टू mv अपॉन QB। ये हो गया आपके पास रेडियस का फॉर्मूला। यहां पर एक बात और कोट करूंगा दोस्तों, फोर्स जो लग रहा है वो मोशन के परपेंडिकुलर है। मतलब कि अगर फोर्स इधर जा रहा है पार्टिकल, तो फोर्स जो है वो उसके परपेंडिकुलर है। एंगल क्या बन रहा है? 90 डिग्री। इसका मतलब है वर्क डन हो गया 0। मैग्नेटिक फील्ड कोई वर्क नहीं करता चार्ज पार्टिकल पे। क्यों? क्योंकि फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। तो अगर कोई आपसे बोले कि भैया एनर्जी 200 जूल से एंटर हुआ और वो निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, किस एनर्जी से निकलेगा? 200 जूल से। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ने उस पर कोई वर्क नहीं किया, सिर्फ उसका डायरेक्शन बदला है। समझ गए? हाँ, साइक्लोट्रॉन में भी कुछ कुछ ऐसा होता था, अब सिलेबस में नहीं है इसलिए अपन बातें नहीं कर रहे हैं उसकी। बट मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ डाइवर्ट करेगी पार्टिकल को उसके पाथ से, कोई वर्क उस पर नहीं करती है। बट जैसा कि हम सबको जानते हैं और हम हिंदी में बोलते हैं, विदित है हमें। क्या विदित है हमें? कि अपने जो शिक्षक गण हैं वो मानेंगे नहीं, है ना। तो उन्होंने कहा और फॉर्मूले ढूंढो, इसके और फॉर्मूले ढूंढो। चलो ढूंढ लेते हैं। रेडियस दिया हुआ है mv अपॉन QB। अब मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम। चलो तो एक फॉर्मूला मोमेंटम के टर्म्स में देखो। हाँ भाई, तो ये आ गया मोमेंटम के टर्म्स में फॉर्मूला। देखो F इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास? R इज इक्वल टू क्या होता है? mv अपॉन QB। m इंटू v, मास इंटू वेलोसिटी को लिख दिया आपने मोमेंटम। तो आपके पास रेडियस का फॉर्मूला आ गया मोमेंटम अपॉन Q इंटू B। mv अपॉन QB था, mv को लिख दिया मोमेंटम। बट फिर वही पुरानी वाली बातें, क्योंकि मानना तो है नहीं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम रिलेटेड होते हैं। अब अगर ये रिलेटेड होते हैं तो इस केस में भी रिलेटेड तो होंगे। जब ये रिलेटेड हैं तो कैसे? तो देखो यार, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी का होता है हाफ mv स्क्वायर। अगर मैं इसमें m का मल्टीप्लाई और m का डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m, काइनेटिक एनर्जी में करा। ठीक है, जैसे ही यहां पर मल्टीप्लाई किया तुमने मास का ऊपर और नीचे, ये बन जाएगा ऐसा। और जैसे ये हो गया, ऊपर वाले को लिख दिया तुमने mv का होल स्क्वायर, जो कि बन जाएगा मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा p स्क्वायर बाई 2m, यानी p इज इक्वल टू √2mk। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के टाइम पर भी हमने इसका यूज किया है, इसीलिए बहुत ध्यान से। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये आ गया मोमेंटम। और इस मोमेंटम की वैल्यू को उठाओ और ऊपर वाले फॉर्मूले में रख दो, तो आपके पास आ जाएगा रेडियस इज इक्वल टू √2mk, क्योंकि p था, अपॉन QB। ये आ गया आपके पास दूसरा वाला फॉर्मूला। जब काइनेटिक एनर्जी की बात होगी तो रेडियस का ये वाला फॉर्मूला यूज करना आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। अब आता है अपने पास लास्ट वाला टर्म, कि अगर उन्होंने कहा कि मैं चार्ज पार्टिकल को v वोल्ट से एक्सेलरेट कर रहा हूं, तो बताओ। तो भैया याद करो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वहां पर अपन लोग पढ़ते थे W इज इक्वल टू QV। ये जो फॉर्मूला था ये एनर्जी का फॉर्मूला था इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अगर किसी चार्ज पार्टिकल को v वोल्ट से तुमने शूट कर दिया तो क्या होगा? उसके पास एनर्जी आ गई, कौन सी आ गई? काइनेटिक एनर्जी। कितनी आ गई? QV। अगर Q चार्ज पार्टिकल है तो जहां पर काइनेटिक एनर्जी लिखी थी उसकी जगह पर लिख दो QV। सेम फॉर्मूला है, बट अब की बार रेडियस आपके पास निकल कर आ गई है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो √2mQV अपॉन QB। और सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लो, नहीं तो इससे तुम्हारे आंसर आसानी के साथ निकल कर आ जाएंगे। अब हमारे पास रेडियस के फॉर्मूले हो गए हैं mv अपॉन QB, P अपॉन QB, √2mk बाय QB, और K की जगह QV, मतलब Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस रख दो तो एक और आ गया। जरूरत जहां जैसी पड़ेगी वैसा मैं इन फॉर्मूलाज को यूज करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुमको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताने वाला हूं जिन क्वेश्चंस को देखने में लगेगा एक है, मगर एक एक क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस को अपने अंदर लेके बैठा होगा। अगले 10 मिनट में वो हमारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। मगर इस वीडियो में तो बाबा जी की तरफ से इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलना। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, मचाते रहो। जय हो।